हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे PCSJ रिगार्डिंग HJS एंड जूनियर डिवीज़न बोथ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। फॉर्म अलग होता है, आंसर सेम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है रिगार्डिंग द अमेंडमेंट। तो लेट्स गो विद द क्वेश्चन फर्स्ट कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, पहला क्वेश्चन है कि प्रोविजंस आप डिस्कस करिए रिलेटिंग टू द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्यूट है या सब्जेक्ट है, उसमें कुछ लिमिटेशंस लगी हुई हैं विद द केस लॉस। और ये कितनी बार ये आया है, यूपी सिविल जज में ये 86 एंड 2016 में आया है, बिहार जुडिशरी में 86, 91, 2000, 2011। देन HJS की अगर हम बात करें यूपी में तो 86 में और 2007 में आया है, प्लस MP HJS की बात करें तो 2013 एंड 2015 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लगभग सेम ही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका चेंज हो गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्वर्टेड अ लिमिटेड अमेंडिंग पावर, द पार्लियामेंट कैन नॉट एनलार्ज दैट पावर। कमेंट। अब अमेंडिंग पावर है, आर्टिकल 368 के बारे में लिखना है, केसेस के बारे में लिखना है। और ये क्वेश्चन कब आया है, MP HJS 2011 में और यूपी HJS में आया है 2018 में। इसको अगर हम ड्राफ्ट करें बहुत ही सिंपल उसमें, तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, दैट्स इट। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर लगभग सेम है, जो हम आपको आंसर राइटिंग कराएंगे। अभी आप फर्दर स्लाइड्स में देखोगे कुछ कंटेंट आपको हटा देना है, थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, क्योंकि हमने जो आंसर बनाया है वो इन तीनों को नज़र में रख के उन तीनों के बारे में बनाया है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद दिस। अमेंडमेंट समझने से पहले, लिखने से पहले हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस में दिया गया, आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में क्या बोला गया कि पार्लियामेंट हैव whole power. Any provision of the constitution can be amended using the constituent power under the procedure given in article 368. ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर यूज़ करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, जो भी प्रोसीजर 368 में दिया गया है। ठीक, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगा जिस तरह से USA में होता है। तो अगर देखा जाए तो आर्टिकल 368 एक क्या है, एक एनेबलिंग प्रोसीजर है। अब क्वेश्चंस ये आते थे सबसे ज़्यादा कि क्या आर्टिकल 368 कैन टच द पार्ट 3 या आर्टिकल 68 कैन टच आर्टिकल 13 और FR। तो बाद में क्या हुआ कि केशवानंदन भारती का जब केस आया था तो ये बोला गया कि भाई आर्टिकल 368 इज़ अनलिमिटेड, पूरी पावर है उसके पास अमेंड करने की, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, उसे बेसिक स्ट्रक्चर को वो टच नहीं करेगा। अब हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, जब आर्टिकल 368 लिखा जा रहा था, तो जब लिखा जा रहा था हमारा आर्टिकल 368, उस टाइम पे क्या हुआ, तो क्वेश्चन ये आया था कि 2 ऑप्शंस थे। एज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बैगेज ऑफ बोरो है, कहीं से कुछ लिया कहीं से कुछ लिया। तो क्वेश्चन जो हमारे फाउंडर्स थे अम्बेडकर साहब और नेहरू जी के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि क्या हम इसको अडॉप्ट कर लें USA या UK से, UK मतलब इंग्लैंड। क्वेश्चन था कि क्या हम इन्हें अडॉप्ट कर लें। तो बात ये आई कि भाई अगर हम UK से लेते हैं तो बहुत ही फ्लैक्सिबल है, अगर हम USA से लेंगे तो बहुत रिजिड है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है उसको अमेंड करना, उस कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत डिफ़िकल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। और UK में अगर हम लेते हैं तो इट इज़ वेरी इजी, आप छोटी छोटी सी बात में भी उसको अमेंड कर सकते हैं। तो डिसाइड ये हुआ, अंबेडकर और नेहरू जी ने ये सोचा कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन होना चाहिए। सबसे पहली बात है क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। सेकेंड, इन्होंने बोला रिटन है तो रिजिड हो जाता है, लेकिन हमें कैसा चाहिए, फ्लेक्सिबल भी चाहिए।
हमको दोनों क्वालिटीज़ चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल भी चाहिए है, हमें रिजिड भी चाहिए है, क्योंकि ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिर्फ एक किताब नहीं है, इट इज़ अ लिविंग एंड ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट। बहुत ही डायनामिक नेचर का है, हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि अमेंडमेंट जब चेंज आते हैं तो इट्स अबाउट द सोसाइटी, क्योंकि जिस तरह से हमारी सोसाइटी आगे चल रही है उसी तरह से हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको अपग्रेड करना है, उसको अमेंड करते रहना है। तो कंक्लूजन ये आया कि भाई रिटन प्लस फ्लेक्सिबल अमेंडेबल होना चाहिए, रिटन भी चाहिए, फ्लेक्सिबल भी चाहिए, लेकिन कैसा? अमेंडेबल। इस तरह से अच्छा यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? तो यूएसए का है। ठीक, तो हमारे जो फ्रेमर्स थे उन्होंने कहा कि भाई हमें दोनों क्वालिटी चाहिए, ज़्यादा रिजिड भी नहीं चाहिए, ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं चाहिए, रिटन चाहिए है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। इंट्रोडक्शन होता है, किसी भी हाउस में हो सकता है इंट्रोडक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ का? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का, CAB, किसी भी हाउस में, या तो लोकसभा या राज्यसभा। कौन कर सकता है? मिनिस्टर, लाइक अ गवर्नमेंट बिल, या प्राइवेट मेंबर, कोई भी कर सकता है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ ये है, यहाँ पे प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम जब मनी बिल देखते हैं तो उसमें क्या होती है, हमको ज़रूरत पड़ती है प्रायर रिकमेंडेशन की, हमको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस तरह से तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस करने के बाद अभी हम सबसे पहले ये समझते हैं कि मेजॉरिटी को समझना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 3 तरह की मेजॉरिटी है हमारे पास, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड सिंपल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। ठीक, जब हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करते हैं तो मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। फॉर एग्जांपल, लोकसभा में या किसी भी असेंबली में 300 सीट्स हैं, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ओके। उस दिन पे, पर्टिकुलर डे पे, जिस दिन हमें बिल पास कराना है, 200 लोग प्रेजेंट हैं, तो हमें कितने लोग चाहिए, कितने का मेजॉरिटी चाहिए? 101 से ऊपर। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? मोर देन 50% टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मोर देन 50%, यानी कि 300 है तो हमें कितने की मेजॉरिटी चाहिए? 151, यानी कि 151 की वोटिंग आ गई तो काम हो गया। देन स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368, जब भी आप जब भी आर्टिकल 368 की बात करेंगे तब आप बात करेंगे स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368, क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी कई तरह की होती है। तो यहाँ पे क्या है? मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि टोटल कितने हैं? 300। ठीक, इसमें से 200 प्रेजेंट है, तो 200 में 2/3 यानी कि 134। ठीक, तो अगर मोर देन 134 हुए, ठीक है, अगर मोर देन 134 हो गए तो आप जीत गए। ठीक है, ये हमारा है सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि मोर देन 50% टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। स्पेशल मेजॉरिटी मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, अब ये देखना है कि कौन सी मेजॉरिटी से किस तरह का, जब अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, मॉडरेट चाहिए, कैसी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करें तो वो अप्लाई होती है सिंपल CAB, यानी कि सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको चाहिए क्या? सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। इससे क्या क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, कोरम, 5th and 6th शेड्यूल्स में अमेंडमेंट, सैलरी और अलाउंसेस,
सिटीजनशिप, ठीक। लेकिन जब हम फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं तो एक छोटा सा पॉइंट आप याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन वाइल डिस्कशन, जब डिस्कशन हो रहा है उस टाइम पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। तो जब मॉडरेट की बात करते हैं तो इसमें दो तरह की मेजॉरिटी आ जाती है। इसमें आपकी मेजॉरिटी आती है एक एब्सोल्यूट प्लस स्पेशल। अगर आपको मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास कराना है तो आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए प्लस स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक। तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए होता है अमेंडमेंट? अगर हम मॉडरेट की बात करें तो 90% आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका फंडामेंटल राइट हो गया और पीपीएसपी हो गया, ठीक है। ये किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए? इसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए और स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी कवर होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिजिड। रिजिड का मतलब हो गया जिसमें आपका सेंटर और स्टेट के बारे में बात हो रही है। तो वो किस तरह का बिल हो गया? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यहाँ पे क्या होता है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस, मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहाँ से जब ये पास हो जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? ऑल स्टेट्स में जाएगा, ठीक। ऑल स्टेट्स प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी में पर ही क्यों हम अलग से भेजेंगे? क्योंकि वहाँ पे उनकी विधानसभा अलग है, ठीक है। तो ये हर एक विधानसभा में फिर से ये क्या होगा? पास होगा। वहाँ की विधानसभा में ये पास होगा बाय सिंपल मेजॉरिटी। बाय सिंपल मेजॉरिटी वो हर एक स्टेट की विधानसभा से पास होगा। जब मोर देन हाफ ऑफ स्टेट्स इसको पास कर देंगे तो बोला जाएगा रेक्टिफाइड बाय 50% ऑफ स्टेट्स। तब हम इसको बोलेंगे रेक्टिफाइड बाय 50% ऑफ स्टेट्स। और ये किस तरह से होते हैं? प्रेसिडेंट जो रिजिड कैब होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं, उसमें क्या आते हैं? प्रेसिडेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट 7th शेड्यूल की बात करें तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। देन जीएसटी बिल की अगर हम बात करें तो सेंटर और स्टेट दोनों के बारे में बात की जाती है। तो जहाँ पे भी आपका सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप में बात आ जाएगा तो वो किस तरह का बिल होगा हमारा? हमेशा एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होगा जिसमें हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स की सिंपल मेजॉरिटी लगेगी, ठीक। और हर एक स्टेट जब पास कर देगा, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट जब पास कर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड रेक्टिफाइड बाय 50% ऑफ स्टेट्स। तो ये हमारे थे क्या? मेजॉरिटीज़ और किस तरह से बिल पास होता है। अब एक चीज़ हम ये देखते हैं कि कोई भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, वो कहाँ आया? एनी हाउस, किसी भी हाउस में आया, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा में आया या राज्यसभा में आया। अब यहाँ पे इन्होंने एग्री नहीं किया, भाई नहीं पास करते, हम नहीं एग्री कर रहे हैं, या उन्होंने कोई और गिवन एनी रिकमेंडेशन, या उन्होंने क्या किया? कोई रिकमेंडेशन दे दी। तो ये कैसी सिचुएशन हो जाती है? डेडलॉक। ये सिचुएशन हो जाती है डेडलॉक की। तो अगर ऑर्डिनरी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, तब क्या होता है? तब एक ऑर्डिनरी बिल के लिए एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है अंडर आर्टिकल
108। ठीक, ऑर्डिनरी बिल के लिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ऑर्डिनरी बिल है तो एक क्या बुलाया जाएगा, जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो कोई जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा, इसके लिए कोई जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को सेपरेटली पास करना है जो हमारा कैब है। इसी वजह से आप खुद सोचिए, अभी हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है, 103 की अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो वो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करें तो इट वाज 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो बीच के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे वो कहाँ गए, वो डेडलॉक में जाके ख़त्म हो गए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं, कोई भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा एग्री नहीं हो रहा है, रिकमेंडेशन दे रहा है, डेडलॉक की पोजीशन आ रही है, तो वहाँ पे कोई भी जॉइंट सेशन नहीं होगा। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है अदर देन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो जॉइंट सेशन होगा अंडर आर्टिकल 108। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। अब आते हैं हम लोग अपने आंसर राइटिंग में। तो एक आपको एक पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि अमेंडमेंट किस तरह से होता है। अब हम आते हैं आंसर राइटिंग में। तो हमारे जो आंसर राइटिंग है, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन अबाउट द आर्टिकल 368। फिर उसके बाद, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था इट वाज रिगार्डिंग द प्रोसीजर, तो प्रोसीजर के बारे में भी हमारा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो हम यही बताएंगे कि भाई हमारे अमेंडमेंट कितने तरह के हैं, तो वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो वो हमने आपके साथ अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, देन अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, तो ये हमने सब आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट आ गया, आपका एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स आ गया, देन आर्टिकल्स डीलिंग विद जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में आ गया, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, देन एनी लिस्ट 7th शेड्यूल के बारे में आ गया, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट्स 4th शेड्यूल, देन आर्टिकल 368 इटसेल्फ। जहाँ पे भी आपका स्टेट और सेंटर के बारे में बात आ जाएगी वो हमेशा स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ बाय हाफ ऑफ द स्टेट से ये पास होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर हम आपके साथ पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से प्रोसीजर होता है। ठीक है ना, तो यू कैन गो थ्रू बाय दिस स्लाइड, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो अमेंडमेंट एंड फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला केस हमारा आता है जिसमें यह क्वेश्चन आया था कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। तो द फर्स्ट केस वॉज शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इस केस में बोला गया था, इसमें चैलेंज की गई थी, जो वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। ठीक, चैलेंज करने के बाद ये बोला गया था कि भाई जो स्टेट है, द अमेंडमेंट वॉज चैलेंज ऑन द ग्राउंड within the that it purported to takes away or abridges the right conferred by part 3 which fell within the prohibition of article 13 का 2 and hence was void। इन्होंने ये बोला कि भाई आप इस तरह से एब्रिज कर रहे हो जो भी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं, इसलिए ये वॉइड होना चाहिए। फिर इसके बाद आर्ग्यू किया गया दैट स्टेट इन आर्टिकल 12 इंक्लूडेड पार्लियामेंट and the word law in article 13 का 2 therefore must include constitutional amendment। भाई अगर आप चेंज कर रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या बोला गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल बी वैलिड इफ इट एब्रिजेस और टेक्स अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। उस टाइम पे जो जजमेंट आया, उन्होंने बोला कि अगर अमेंडमेंट से कोई भी फंडामेंटल राइट आपका जा भी रहा है या एब्रेज हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, अमेंडमेंट होगा एंड वो अमेंडमेंट क्या होगा,
वैलिड होगा, ये बोला गया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। उसके बाद आया सज्जन सिंह का केस, ये सज्जन सिंह का केस है। सज्जन सिंह के केस में वैलिडिटी चैलेंज की गई थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। यहाँ पे majority of judgment given in Shankari Prasad case was held that the word amendment of the constitution means the amendment of all the provisions of the constitution। मतलब जो word constitutional जो amendment of the constitution है, जो शंकरी प्रसाद में यूज़ हुआ है, उसका मतलब ये है कि हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। इसके बाद केस आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1971 का केस आया। 1971 में फिर से वैलिडिटी ऑफ 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे स्टेट्स के एक्ट जो 9th शेड्यूल में इन्होंने चेंज किए थे, नए लेके आए थे, उस चीज़ को लेके इन्होंने चैलेंज किया। तो यहाँ पे 6-5 की मेजॉरिटी में ओवर रूल कर दिया गया था। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस की जो भी रूलिंग आई थी, इन्होंने ओवर रूल कर दिया था, और इसमें पार्लियामेंट पे लिमिटेशन लगा दी थी दैट पार्लियामेंट हैड नो पावर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसीजन और टू अमेंड पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू टेक अवे और अब्रिज द फंडामेंटल राइट। यानी कि यहाँ पे एक लिमिटेशन की बात कर दी गई। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई लिमिटेशन है पार्लियामेंट की पावर्स पे, यस लिमिटेशन है, और ये बात सबसे पहले बार बोली गई आपके गोलकनाथ के केस में। यहाँ पे फिर सुब्बा राव, जो ऑनरेबल जज थे हमारे सुब्बा राव, उन्होंने बोला था कि भाई जो फंडामेंटल राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको दिए गए हैं फंडामेंटल राइट, उनको दूर रखना चाहिए पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट शुड नॉट गेट इनटू दैट थिंग। और इन्होंने ये भी बोला कि भाई जो 1st, 4th और 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो वैलिड है, उसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करेंगे, हम प्रोस्पेक्टिवली हम उसको देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट इसमें केस जब आया, जो गोलकनाथ का केस आया था ना, तो इन्होंने बोला कि भाई पुराने वालों को हम वैलिड ही रखेंगे, क्योंकि अगर रेट्रोस्पेक्टिवली करेंगे तो दैट विल बी वेरी मच, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो इसलिए हम उसे प्रोस्पेक्टिवली रखेंगे। तो इन्होंने फिर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उस चीज़ को कॉम्पैक्ट करने के लिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, और इसमें फिर ऐड किया गया आर्टिकल 13 में क्लॉज 4, नया क्लॉज 4 ऐड किया गया, जिसमें लिखा था विच प्रोवाइड्स डेट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। उसके बाद जो मार्जिनल हेडिंग थी 368 की, पहले थी प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो नई हेडिंग है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या चेंजेस आए थे, आर्टिकल 368 में एक नया सबसेक्शन 1 ऐड किया गया था, जिसमें लिखा था नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड आउट इन दिस आर्टिकल। ठीक, नेक्स्ट इन्होंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, जो वर्ड्स थे इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट हु शैल गिव हिज असेंट टू द बिल एंड देयर अपॉन को चेंज करके लिख दिया था इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट एंड अपॉन सच असेंट being given to the bill, thus it makes the obligatory for the president to give the assent to the bill amending the constitution। एक नया ये क्लॉज लेके आए, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 368, जिसमें बोला गया कि नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 368। तो ये नए चेंजेस आए। इसके बाद हमारा जो मेन क्वेश्चन आता है भाई बेसिक स्ट्रक्चर को लेके, तो केशवानंदन भारती एंड द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24 इसको चैलेंज किया गया था किसमें, केशवानंदन भारती केस में, क्योंकि यहाँ पे जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था तो वहाँ पे लैंड
जो केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट था 1963 में, उसमें मेजर अमेंडमेंट्स आ गए थे। 9 शेड्यूल में मेजर अमेंडमेंट्स आए थे। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है। द क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड as to was extent of amending power conferred by Article 368 of the Constitution। भाई कितनी पावर है, कितनी पावर है, कितना उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो बात की गई थी वो ये बोली गया था कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कोर्ट by majority overruled the Kolaknath case but held that Article 368 Parliament is not empowered to amend the basic structure or framework of the Constitution। यानी कि अब इन्होंने ये बोल दिया कि भाई आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ोगे, ना कि आप उसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको नहीं छोड़ोगे। तो ये चीज़ आपकी बोली गई थी केशवानंद भारती केस में, ये चीज़ आपकी पहली बार बोली गई थी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को लेके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि भाई व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सीकरी थे, उन्होंने बताया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, देन सेक्युलर कैरेक्टर के बारे में बात की थी, देन सेपरेशन ऑफ पावर्स between legislative, executive and judiciary, then federal character of the constitution। इन्होंने ये चीज़ें बताई regarding basic structure। then justice शीलत एंड ग्रोवर, इन्होंने बताया बेसिक स्ट्रक्चर में और चीज़ें इन्होंने बताई कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, सेकुलर और फेडरल कैरेक्टर होना चाहिए, demarcation power between legislative, executive and demarcation power between the legislative, executive and judiciary, then dignity of individual secured by the various freedoms and basic rights in part 3 and mandate to build welfare state contained by part 4, then unity integrity of nation। इन्होंने ये चीज़ें और ऐड कर दी बेसिक स्ट्रक्चर में। उसके बाद इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस आया। तो यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने और चीज़ें इन्होंने सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लॉजेस 4 और 5 ऑफ आर्टिकल 369 जिसको ऐड किया था बाय द 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको इन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया था क्योंकि वो इलेक्शन से रिलेटेड पूरा केस था। तो और इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर में और फीचर्स ऐड किए। उन्होंने बोला रूल ऑफ लॉ भी रिवीज आपके बेसिक स्ट्रक्चर में, जुडिशियल रिव्यू, डेमोक्रेसी विच इम्प्लाइज फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये भी आपके बेसिक स्ट्रक्चर में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रूल ऑफ लॉ किस केस लॉ में आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऐड किया गया था, जुडिशियल रिव्यू, दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और तो ये दोनों बेसिक स्ट्रक्चर में आए थे बाय इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975 में। ये तीनों चीज़ें आपकी किस में आई हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में आई हैं। फिर इसके बाद आया आपका मिनर्वा मिल्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर था, फॉलोइंग्स आर एडेड एज द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात। दूसरी, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड TPSP, देन फंडामेंटल राइट्स इन सर्टेन केसेस एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन सर्टेन केसेस। तो ये जो चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग मिनर्वा मिल्स केस। इसी के साथ साथ एक और केस आया हमारा 92 में, श्री कुमार पदई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी की बात की गई थी कि वो भी एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, दिस इज़ नॉट 42nd अमेंडमेंट एंड आर्टिकल 368 की अगर हम साथ में बात करें तो यहाँ पे डिसीजन आ चुका था, केशवानंद भारती का एक डिसीजन आ गया, इंदिरा नेहरू गांधी का डिसीजन आ गया, 42nd अमेंडमेंट 1976 हो गया, जहाँ पे नए 2 क्लॉसेज ऐड किए गए, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 368, जहाँ पे क्लॉज 4 आपकी बात करता है नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 और
purporting to have been under Article 368 whether before or after the commencement of the Constitutional Amendment 42nd 1976 shall be called in any court on any ground, यानी कि हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। क्लॉज 5 में बोला गया there shall be no limitation whatever on constituent power of the Parliament to amend by way of addition, variation, repeal of the provision of the Constitution under this article by inserting clause 5 which made clear that even the basic structure of the constitutional amendment can be amended। इन्होंने ये चीज़ बोली, लेकिन इसी के साथ साथ जब मिनर्वा मिल्स की बात आई, इसके बाद जब केस आया मिनर्वा मिल्स का, तो 4:1 के केस में 4:1 की मेजॉरिटी में क्या बोल दिया गया, क्लॉज 4 क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 368 जिसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट, उनको क्या कर दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया, उनको हटा दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, आपके पास लिमिटेड अमेंडिंग पावर है, ब्रॉड है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। जिसका मतलब है कि आप अमेंड तो कर सकते हो लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसको नहीं कुछ कर सकते हैं। आपके पास ब्रॉड है, वाइडर है, लेकिन लिमिटेड पावर है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडिंग पावर, जो आपकी अमेंडिंग पावर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपके पास अनलिमिटेड नहीं है, आपके पास लिमिटेड है, वाइड है लेकिन लिमिटेड है। तो ये आपका पूरा आंसर था रिगार्डिंग द मेंस आंसर राइटिंग। 3 तरह के क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए, एचजीएस भी था, जूनियर डिवीज़न भी था। एंड थैंक यू सो, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।